गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको किया है, हमने ये कोल्ड वार के बारे में और हमने के बारे में भी किया है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कोल्ड वार और किस तरह से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार लेड टू कोल्ड वार इन द वर्ल्ड। सेकेंड जो टॉपिक हमारा है कि यूएसए जो जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस था और व्हाई डिड इट डू सो। एंड फाइनली ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड हमने देखा है कि वर्ल्ड वार डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स और 2 ब्लॉक्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक, एंड व्हाट हु वर द मेंबर, ये सभी हम देखेंगे। नाटो, साइंटो, सियाटो के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से और क्यों बड़े बड़े कंट्री जैसे यूएसए नीडेड अलायंस है, व्हाई दे वांट अ स्मॉलर कंट्री टू बी पार्ट विद देम। और हम दूसरा चीज़ भी देखेंगे कि छोटे कंट्री व्हाई डिड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिग पावर। सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज कोल्ड वार? कोल्ड वार, वी नो दैट कोल्ड वार 1945 से 1991 तक कोल्ड वार हुआ था। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पहले जानना है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद इसमें भी 2 ग्रुप थे जिनके बीच में वॉर हुआ था। फर्स्ट ग्रुप था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर एक ग्रुप में था और दूसरे ग्रुप में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी था। और इन दोनों ग्रुप के बीच में दोनों जो 2 ग्रुप थे उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और फाइनली ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर जीत गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और आपको याद रखना है 1940 से 1918 के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये पूछ सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार, जो 20 साल के बाद हम देखते हैं कि दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और ये जो वार था ये एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के बीच में हुआ था। जो एलाइड फोर्सेस में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये ग्रुप था ना, यही ग्रुप को हम सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड फोर्सेस बोलते हैं। तो यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस था। और दूसरे जो एक्सिस पावर था, एक्सिस पावर मतलब होता है जर्मनी, जापान और इटली, ये दोनों एक्सिस और एलाइड फोर्सेस के बीच में वार हुआ था। और इस वार में हम देखते हैं कि एलाइड फोर्सेस जीत जाते हैं और एक्सिस फोर्सेस हार जाते हैं। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया भी हार जाते हैं। अब देखो ये तो ठीक है कि कब हुआ था और कौन कौन से थे, ये हमें जानना है यहाँ पे। लेकिन एक और टॉपिक जो इसके अंदर कि व्हाट लेड टू द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। There are many reasons why Second World War came to an end, but we know that Germany surrendered, Germany was defeated, Italy surrendered हो गया यूरोप में, लेकिन एशिया में जापान अभी भी लड़ रहा था। तो जापान को किसी भी तरह से रोकना था। उसके लिए यूएस ने डिसाइड किया कि हम जापान के ऊपर एटम बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और यूएसए ने ड्रॉप भी कर देता है। और ड्रॉप करने के 2 सिटी थे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 सिटी था जहाँ पे कि यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था और इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी आया था वहाँ पे और आज भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब है यूएस बाय द यूएसए, ऐसा कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि गलत है, कुछ लोग बोलते हैं ये सही है। तो क्या है, व्हाई ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब बाय यूएसए हैज बीन क्रिटिसाइज्ड? सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज अननेसेसरी। देखो जापान जो था ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था, फिर जापान के ऊपर बॉम्ब फेंकने का क्या मतलब होता है? कुछ लोग ये बोलते हैं, those who criticize USA dropping bomb at Hiroshima and Nagasaki, they say that Japan was going to surrender and it was unnecessary to drop bomb at Hiroshima and Nagasaki. दूसरी बात है कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यूएसएसआर का अपना पर्सनल मोटिव था। यूएसएसआर ये शो करना चाहता था यूएसएसआर को, यूएसए ये शो करना चाहता था यूएसएसआर को, यूएसए अमेरिका ये शो करना चाहता था यूएसएसआर को कि वो इतना पावरफुल है। और इस तरह से जो यूएसएसआर का आइडियोलॉजिकल स्प्रेड हो रहा था एशिया में, उसको कर्टेल करने का मेन पर्पस था। देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्टॉप यूएसएसआर मेकिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री गेन। तो ये था कि किसी भी तरह से यूएसए, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार शुरू हो गया था और धीरे धीरे यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा था एशिया में। तो ये बॉम्ब एटम बॉम्ब फेंकने का ये मकसद था उसका कि एशिया अफ्रीका कंट्री ये समझ ले कि हाँ यूएसएसआर सुप्रीम पावर है एंड दे शुड अलाइ विद यूएसए नॉट यूएसएसआर। और दूसरी बात है टू प्रिवेंट यूएस सुप्रीमेसी,
और अगर बॉम्ब फेंक देता है तो यूएस अपने आप को सुप्रीम पावर बन जाएगा और इस तरह से यूएस के साथ किसी भी तरह से उसके सामने ना खड़ा हो। सो दीज वर सम ऑफ द रीजन व्हाई यूएसए ड्रॉप बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो है कि कुछ लोग बोलते हैं, दोज हु क्रिटिसाइज दे से दैट इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, क्योंकि जापान सरेंडर करने वाला था। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मेन मोटिव जो था कि यूएसएसआर किसी भी तरह से एशिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री गेन ना हो, उसको रोकने के लिए उसने किया था। और दूसरा था कि यूएसआर को शो करना था कि यूएसए कितना पावरफुल है, सुप्रीम है। सो दीज थ्री रीजंस वर देयर व्हाई यूएसए ड्रॉप बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। बट देयर आर पीपल हु सपोर्ट यूएसए आल्सो। कुछ लोग बोलते हैं कि यूएसए का बॉम्ब ड्रॉप करने का मकसद था कि एक तो है कि वार जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर वार जल्दी से, क्योंकि जापान वाज नॉट रेडी टू सरेंडर, तो जापान को रोकना था एंड दिस वाज द ओनली वे टू स्टॉप जापान फ्रॉम एक्सपैंडिंग। दूसरी बात है कि बिकॉज ऑफ जापानीज एक्सपेंशन प्रोसेस में बहुत सारे ये अमेरिकन और एलाइड लाइफ जो थे वो बर्बाद हो रहे थे, प्रॉपर्टी खराब हो रहा था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। सो इट वाज नेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब एंड देयर बाय स्टॉप जापान फ्रॉम एक्सपैंडिंग देयर पावर इन एशिया। सो ये दो क्वेश्चन आता है। So try to understand this कि सब those who criticize what do they say against USA for dropping bomb at Hiroshima and Nagasaki, और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि चलो अब तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, कोल्ड वार फुल फ्लेज शुरू हो गया था। लेकिन जो कोल्ड वार चल रहा था उस समय वर्ल्ड जो था दो पावर ब्लॉक में बट गया था। दो पावर ब्लॉक मतलब होता है दो ग्रुप में बट गया था वर्ल्ड। और ये जो मिलिट्री ब्लॉक था जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं। देखो दूसरी बात है कि इन दो ग्रुप में बंटने की वजह से पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था और एक तरह से खतरा और ज़्यादा बढ़ गया था, प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो गया था। देखो फर्स्ट जो था वेस्टर्न अलायंस था, दूसरा ईस्टर्न अलायंस था। वेस्टर्न अलायंस जो था, क्योंकि ये जो अलायंस था, अलायंस देखो ये हम अगर यूरोप देखते हैं, यहाँ पे ये यूरोप का मैप है, तो यूरोप के जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में स्पेन है, पोर्टुगल है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वेस्ट जर्मनी है, ये सारे जो थे वो वेस्टर्न अलायंस यूएसए के साथ रह गए। इसका भी कारण ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब जर्मनी ने पूरा यूरोप को कैप्चर कर लिया था हिटलर ने, तो उससे बचाने के मतलब जो कंट्री को जर्मनी से फ्री करवाने में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री थे उनको जर्मनी से फ्री करवाने में यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्री थे वो वेस्टर्न अलायंस की तरफ चले गए। और ईस्टर्न यूरोप में जो हो गया आपका पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, ये सारे कंट्री जो थे वो रशिया ने इनको फ्री करवाया था जर्मनी के कंट्रोल से। तो ये सारे इस ग्रुप में चले गए और इस तरह से वर्ल्ड जो था दो ग्रुप में बट गया, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। हम इसको वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस इसलिए बोलते हैं कि जो पहला डिवीजन हुआ था ना ग्रुप में, वो यूरोप में हुआ था और यूरोप के वेस्टर्न कंट्री के जो थे दे बिकम द पार्ट ऑफ वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न कंट्री के जो थे वो ईस्टर्न अलायंस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस। एंड फर्स्ट इट हैपेंड इन यूरोप। और यूएसए के साथ कौन कौन से कंट्री थे, एक तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, देखो ये है आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्टुगल है, वेस्ट जर्मनी है, ये सारे स्पेन पोर्टुगल इसके अंदर आता है। उधर जो है ईस्ट जर्मनी, जर्मनी का जो इधर वाला पार्ट है ईस्ट जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये सारे रोमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ये सारे वेस्ट जर्मनी कंट्री जो थे इस ग्रुप में थे। अब देखो ये तो हमने ये देख लिया कि यूरोप में शुरू हुआ था, इसीलिए हम इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं। वेस्टर्न यूरोप के कंट्री जो थे वो यूएसए के साथ चले गए, यूएसए इसका लीडर था, और ये जो वेस्टर्न अलायंस जो थे, जो वेस्ट यूरोप के कंट्री थे, वो यूएसए के साथ चला गया था और ये वेस्टर्न अलायंस बोला जाने लगा। तो ये दो अलायंस सिस्टम, दो पावर ब्लॉक, जो दो ग्रुप बट गया था यूरोप में, इसके बारे में है। और दूसरा है कि इन्होंने सिर्फ यूरोप में ही नहीं दो ग्रुप में बटे, बल्कि एशिया में भी इस तरह के बहुत सारे उन्होंने कैंप बनाए थे, या जैसे कि इसमें है आपका, हम देखते हैं सेंटोसियाटो। उसके बाद थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं नाटो पढ़े, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने बताया था ना वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्री थे वो पहले एक लूज ग्रुप था, बट फाइनली 1949 में
यूएसए के लीडरशिप में इनको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके एक ग्रुप का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर देयर वर 12 कंट्री इनटू इट, और ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि अगर इन 12 कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक करता है, कोई भी इन द सेंस कि यहाँ पे यूएसएसआर और उनके ग्रुप अटैक करते हैं, तो ये माना जाएगा कि इट इज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम मस्ट कम टुगेदर एंड स्टार्ट काउंटरिंग दैट अटैक। तो इसमें ये था कि 12 स्टेट थे नाटो में, 1949 में बना था, इसका लीडर यूएसए था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर उन 12 में से किसी के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये अटैक जो है सारे कंट्री के ऊपर हो रहा है और सारे मिलकर उस अटैक को सामना करेंगे। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो। उसी तरह से यूएसएसआर ने एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम है वार्सो पैक्ट, इसका लीडर यूएसए था, और ये जो नाटो फोर्सेस को कन्फ्रंट करने के लिए, यानी कि नाटो फोर्स जो थे यूरोप में उनका सामना करने के लिए यूएसएसआर ने एक वार्सो पैक्ट बनाया था। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप में नाटो फोर्सेस का सामना करने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया था, उसको वार्सो पैक्ट बोलते हैं। तो ये जो ग्रुपिज्म था ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इवन एशिया में भी देखते हैं। एशिया में सेंटो और सियाटो 2 ग्रुप बना था, ये यूएसए ने बनाया था, और इसमें जो मेंबर थे वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री जो थे। और इसी तरह से यूएसएसआर भी कुछ ग्रुप बनाता है इसमें आपका एशिया में, जिसमें इराक हो गया, वो मेंबर था उसका, नॉर्थ वियतनाम, साउथ नॉर्थ कोरिया, ये सारे, और इधर जो थे मिडिल ईस्ट के कंट्री जो थे दे वर द मेंबर ऑफ सेंटो और सियाटो, और जो यूएसए में था, यूएसए का इसका लीडर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू पावर ब्लॉक आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड दीज पावर ब्लॉक्स वर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस, and who all were the member of Western Alliances, who all were the member of Eastern Alliances, why they were called Western Eastern Alliances, because this division first took place in Europe। और उसके बाद नाटो और वार्सो पैक्ट के बारे में, नाटो कब बना था और कौन-कौन who all were the member of NATO and what was their main objective, and finally वार्सो पैक्ट that was formed by USSR, and यहाँ पे why it was formed, and then सेंटो एंड सियाटो जो कि एशिया में इस तरह का ग्रुप बनाया गया था यूएसए और यूएसआर के द्वारा। और ये है, अब देखो इसी बीच हम देखते हैं कि इस तरह से ग्रुप तो बन गया था, लेकिन चाइना जो था, चाइना धीरे धीरे पहले तो शुरू में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वहाँ पे, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने की वजह से यूएसएसआर के साथ था, लेकिन कुछ टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, एंड फाइनली चाइना आल्सो हैड टू फाइट अ वॉर with USSR in 1969, and this इसकी वजह से थोड़ा सा चाइना अलग सा होना शुरू हो गया, और ये भी एक हम इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें इन कोर्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो है कि नाम, अब देखो ये तो ग्रुप वर्ल्ड में 2 ग्रुप में बढ़ गया था, लेकिन कुछ कंट्री जो थे, आपको पता है कि 1945 के बाद फ्रांस और ब्रिटेन जो कि कॉलोनियल पावर थे वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गए थे, उन लोग बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उनको, और वो मिलिट्रली और इकोनॉमिकली वीक हो गए थे। तो उस समय बहुत सारे एशिया अफ्रीका कंट्री जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए, और इन कंट्रीज के सामने ऑप्शन था आइदर टू ज्वाइन वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक, तो किसी में से, और एक और ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन, कि नॉट टू जॉइन एनी ऑफ द 2 पावर ब्लॉक। तो कुछ कंट्री जो थे जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, इजिप्ट हो गया, घाना हो गया, इनके जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें किसी भी दोनों ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना, एंड वी हैड टू फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, दैट इज थर्ड ग्रुप बनाना है हमें, एंड दैट ग्रुप केम टू बी नोन एज नाम, नॉन एलाइड मूवमेंट। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम अब देखो जो 2 टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जो आपको पता है कि अलायंस सिस्टम बन गया था, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, और कुछ कंट्री जो थे वेस्टर्न अलायंस के पार्ट थे, कुछ कंट्री जो थे ईस्टर्न अलायंस के पार्ट थे, छोटे-छोटे कंट्री जो थे। तो क्यों छोटे-छोटे, व्हाई डिड स्मॉल कंट्री बिकम द पार्ट ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंसेस? देखो उसका कुछ फायदा था और कुछ उसका क्या फायदा था कि एक तो अगर मान लो पाकिस्तान जो था दैट वाज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न अलायंस, तो पाकिस्तान को क्या फायदा था? उसे एक तो था कि प्रोमिसेस ऑफ प्रोटेक्शन, अगर मान लो इंडिया उस पर अटैक करता है तो एटलीस्ट एट दैट टाइम यूएसए और जो नाटो फोर्सेस आएंगे उसे बचाने के लिए। तो इस तरह से प्रोमिसेस ऑफ प्रोटेक्शन जो था दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्मॉलर कंट्री बिकम पार्ट ऑफ द बिगर पावर। उसके बाद इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड अगेंस्ट द राइवल नेबर, अगर मान लो कि जैसे पाकिस्तान को इंडिया से कोई झगड़ा होता है तो उस समय
उसे हेल्प मिले, इकोनॉमिक मिलिट्री हेल्प मिलेगा या आपका इकोनॉमिक पैसा मिलेगा उसको लड़ने के लिए। तो इसलिए छोटे कंट्री दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिगर पावर। प्लस वेपन, उनको टाइम टू टाइम जो सुपर पावर थे दे यूज्ड टू सप्लाई वेपन आल्सो दीज कंट्री, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, तभी तो दे विल बिकम पार्ट ऑफ द बिगर पावर। तो ये कुछ एडवांटेज था स्मॉलर कंट्री दैट यूज्ड टू गेट बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस। उसी तरह से वाई सुपर पावर, आप देखो छोटे कंट्री का तो फायदा हमने देख लिया कि छोटे कंट्री को कुछ फायदा होता था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वर पार्ट ऑफ द बिगर और सुपर पावर के साथ थे या वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंस के साथ थे। लेकिन बड़े कंट्री को क्या फायदा था? देखो बड़े कंट्री का भी कुछ फायदा था, ऐसी बात था नहीं। एक तो सबसे पहले था वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। अब एक तो था ना कि देखो बड़े बड़े कंट्री चाहे यूएसए यूएसआर हो गए या कोई या और भी बड़े कंट्री, इनको भी रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको भी मिनरल ऑयल चाहिए अपना इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो ये सारे रिसोर्सेज और मिनरल्स वगैरह इनको छोटे कंट्री से आसानी से मिल जाते थे। अगर मान लो कोई कंट्री उन ग्रुप में है तो इजीली उनको ऑयल मिल जाता था या अदर मिनरल मिल जाते थे। इसलिए बड़े कंट्री दे यूज्ड टू make a smaller country in their own alliance, try to bring a smaller country in their own alliance। उसको territory from where they could launch their weapon। अगर मान लो कि जैसे हमने क्यूबा के बारे में देखा था, क्यूबा वाज एलाई किसका था? यूएसआर का था। अब क्यूबा अगर मान लो कि यूएसआर को यूएसए पर अटैक करना है तो उन्होंने क्या बनाया? क्यूबा को बेस बना लिया। तो इस तरह से ये भी एक कारण है कि अगर उनके साथ बहुत सारे कंट्री होते हैं तो उस सिचुएशन में वो कंट्री जो है वहां से उन लोग अपने दूसरे राइवल कंट्री के ऊपर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, वहां पे वेपन रख सकते हैं। ये भी एक फायदा था। थर्ड जो था लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ईच अदर। जैसे पाकिस्तान जो था वेस्टर्न अलायंस के अंदर था, यूएसए के अंडर था, तो वहां से वो इजीली यूएसएसआर का जो मूवमेंट है उसको वॉच कर सकता है, इंडिया में किस तरह का क्या रिलेशनशिप है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये भी एक था कि स्पाई करने के लिए, दूसरे कंट्री अपने राइवल कंट्री के ऊपर नजर रखने के लिए भी ये एक था। और दूसरा था कि टू पे मिलिट्री एक्सपेंशन। मान लो कोई लड़ाई वगैरह होता है और उस लड़ाई वगैरह में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो उस समय छोटे कंट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द बिग पावर। सो दैट इज अनदर रीजन। एंड फाइनली वी सी दैट आइडियोलॉजिकल रीजन तो था ये कि जितना ज्यादा कंट्री मेरे साथ है तो इतना पावरफुल। अब जितना कंट्री यूएसए के साथ है तो यूएसए अपना आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी वो स्ट्रॉन्ग है। जितना कंट्री यूएसए के साथ है तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो दीज वर द रीजन व्हाई बिगर पावर वांटेड टू हैव मोर एंड मोर कंट्री विद देम। जो सुपर पावर थे या यूएसए थे वो चाहते ज़्यादा कंट्री उनके साथ रहे। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। उसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, हाउ इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, हाउ दोज हू सपोर्ट, हाउ दे व्हाई दे सपोर्टेड। वेस्टर्न अलायंसेस ईस्टर्न अलायंसेस के बारे में हमने देखा कि ये यूरोप में शुरू हुआ था, यूरोप में 2 पार्ट में बट गया था यूरोप। कुछ कंट्री जो थे यूएसआर के साथ थे और कुछ कंट्री यूएसए के साथ थे। जो यूएसआर के साथ थे उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न अलायंसेस, जो यूएसए के साथ थे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंसेस। उसके बाद हम नाटो के बारे में, वार्सो पैक्ट के बारे में पढ़ा। वो नाटो जो था यूएसए के साथ था, यूएसए इसका लीडर था, और वार्सो पैक्ट जो था इसका यूएसए उसका लीडर था। सेंटो सियाटो जो एशिया में कुछ ग्रुप्स बने थे सपोर्टेड बाय रेस्पेक्टिव सुपर पावर। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट why a smaller country was a part of the bigger alliances and why did a bigger country also wanted more and more country with them. So with this we end this topic, and then in next video we'll continue with the आगे का topic हम शुरू करेंगे. Now thank you for watching. Keep watching, share, subscribe and like my channel. Thank you.